हाय गाइस, इस वीडियो में आप जानेंगे कि रेंटल एग्रीमेंट क्या होता है और रेंटल एग्रीमेंट दिखता कैसा है और रेंटल एग्रीमेंट की ज़रूरत कब कब पड़ जाती है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्यों बन जाता है रूरल लेवल पर। क्योंकि चीज़ें इतना तेज़ी स्विंग करती हैं और बदलती है ना, वो बहुत बहुत मतलब समझ नहीं पाते हम। हमारे लिए उसको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखो, मैं आपको बताऊंगा कि इसका बनाने में कोई कॉस्ट नहीं आती है। लगभग आपको 200 से 300 रुपये के कर्ज आते हैं। तो आप इसको खर्च करके आप बना लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट। सपोज़ करो कि आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है और आपका बिज़नेस थोड़ा ठीक-ठाक चलने लग गया है, लेकिन मकान मालिक को लगता है यार ये तो मोटा पैसा छाप रहा है। तो वो आपको क्या कहता है, रेंट बढ़ाने की बात करता है कि नहीं अगले महीने से इतना रेंट, इतना रेंट। तो अब आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, लेकिन अब आपके लिए चैलेंज बनने लग जाएगा, सिरदर्द बनने लग जाएगा। तो एक पहला प्रॉब्लम तो ये आता है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर जो ओनर है उससे थोड़ा भी अनबन हुई आपकी, तो वो आपको तुरंत कहेगा भैया मेरी प्रॉपर्टी से निकल जाओ। ठीक है ना? तो उस टाइम भी आपको रेंट एग्रीमेंट बचा लेता है। अगर किराया बढ़ाता है तो भी आपका रेंट एग्रीमेंट बचा लेता है। बाकी आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि नहीं इस प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूँ। इसमें वो कोई चीज़ नहीं कर सकते। या फिर सपोज़ करो आपने कोई 2-4 रूम है उसके, आपने इस रूम में ले लिया तो वो बोलेगा नहीं मैं आपको इस रूम में देता हूँ। तो ये चीज़ें भी जो है कि आपको एकदम मतलब प्योर कर देगी कि नहीं आपको यहीं पे रहना, आपको कोई हटा नहीं सकता जब तक ये रेंट एग्रीमेंट का टाइमिंग है। अच्छा, एक और बात भी होती है कि जब मकान मालिक आपको निकालने की भी कोशिश करता है कुछ केसेस में, तो यहाँ पर आपको रेंट एग्रीमेंट में लिखना होगा कि मकान मालिक जब चाहे तब मुझे नहीं निकाल सकता। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट के बाद वो निकाल सकता है। जैसे रेंट एग्रीमेंट का टाइमिंग होता है वो खत्म हो गया तो मुझे निकाल सकता है, लेकिन जब तक रेंट एग्रीमेंट है तब तक मकान मालिक मुझे नहीं निकाल सकता, बल्कि मैं अपने से चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। समझ गया आप? तो तमाम बातें होती हैं। अभी ये मेरा रेंट एग्रीमेंट है मेरे बिजनेस का लोकेशन के लिए, जो मैंने जीएसटी लेने के लिए यूज़ किया था। तो उसी का रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर मैंने आपको शो किया है। हालाँकि मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को थोड़ा हाइड किया है, ठीक है ना? सिक्योरिटी इश्यूज़ या ऐसे तरीके से बोल सकते हैं। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट क्या होता है मैंने तो बता ही दिया कि एक प्रूफ़ होता है जिससे आपका लैंडलॉर्ड में और आपके बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है, करेक्ट? दूसरा ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है? एक तो ई-स्टाम्प होता है, एक फिज़िकल वाला होता है स्टाम्प पेपर, जिस पे मतलब इस तरीके की होती है, उसपे नोट बनी होती है, 100 का होता है, 20 का होता है और 10 का होता है और आपका 200 का और 500 का होता है, इतने का ही होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। लेकिन इसको प्रिंट करने में कुछ सरकार की कॉस्ट ज़्यादा आती है, इसलिए सरकार ने ई-स्टाम्प लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ई-स्टाम्प वाला है, ठीक है ना? और वो जो वो वाला होता है, वो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जाओगे तो उस टाइम पे आपको दिख रहा होता है, या बड़ी कोई केस लड़ोगे तब उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना? हाँ, तो ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके का ये स्टाम्प है, या आपको इस तरीके का दिखता है, ठीक है ना? इसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ें लेके जाओगे। आप ₹20 उसको उसको दोगे, जो ऑथराइज़्ड होते हैं वेंडर्स इसके, वो आप उसके पास दोगे, तो आपको ₹20 का निकाल के दे देगा और आपके ऊपर ये 2 टिकट लगा देगा आपके ऊपर। ये प्रूव है, सरकार यहाँ नहीं देखती या गवर्नमेंट ऑफ़िशियल यहाँ नहीं देखता, वो यहाँ देखता है कि कितने टिकट लगे हैं, ठीक है ना? इससे ये भी चीज़ पता चलती है कि स्टाम्प की वैल्यू क्या है, ठीक है ना? और आपको जिस काम के लिए लेना है आप ये भी बता देते तो उस हिसाब से स्टाम्प होता है, क्योंकि सरकार को उस हिसाब से टैक्स जाता है ना इसका, तो इसीलिए। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको बता देनी होती है कि मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ। अभी जैसे ये रेंटल एग्रीमेंट के लिए, बाकी नॉर्मल केसेज़ के लिए, जैसे मान लो कि मेरे को स्कूल में जमा करना है, या मैं किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आ गई थी मेरे को, तो ये ₹10 का बनता है। तो उसमें 1 टिकट लगता है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा वहाँ क्लियर बतानी होगी किस रीज़न्स की वजह से आप ई-स्टाम्प ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से कॉस्ट आती है आपकी, ठीक है ना? हाँ, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी ये उसका नोटरी का होता है, यहाँ पर उसकी लोकेशन होती है, तो मैंने उसको हाइड कर दिया है। ठीक है ना? अब देखिए, ये यहाँ पर से शुरू होता है किराया अनुबंध पत्र, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होता है, प्रथम पक्षकार, सपोज़ मैं हूँ ओनर, मतलब मैं ले रहा हूँ रेंट प्रॉपर्टी पे, तो वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पे मेरी लोकेशन हो जाएगी। यहाँ पर सेकंड पक्षकार का नाम हो जाएगा, उसके जैसे ऐसे लिखते हैं ना, मान लो कि गणेश सन ऑफ समथिंग ABCD, ठीक है ना? इस तरीके से। और यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा, ओनर फिर सन ऑफ समथिंग, ठीक है ना? यहाँ पर उनका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैं प्रथम पक्षकार या द्वितीय पक्षकार। अब जब आगे बार-बार मेरा नाम नहीं प्रयोग किया जाएगा, प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार, ठीक है ना? तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सीधे-सीधे एकदम क्लियर मैंने मेंशन कर दिया है, पहला मासिक किराया कितना रुपया, ₹1000, ठीक है? हालाँकि मैं उनको 1800 पे करता था, अभी भी करता हूँ, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर थोड़ा मतलब एडवोकेट लोग भी चार्ज करने लग जाते हैं, तो उसी दिमाग लगा के मैंने 1000 कर दिया था। बाद में अगर कुछ होता भी तो मैं कहूँगा ₹1000, तो मैंने ज़्यादा दिया आपको। और ऑनलाइन का ट्रांज़ैक्शन करता है, कभी भी आप ट्रांज़ैक्शन करो तो ऑन कैश बिल्कुल भी मत करना। 2-4 रुपए खर्च हों, उसको अपने गूगल पे में ले लो, या कोई पेमेंट वॉलेट है उसमें आप रखो उसको ऑनलाइन ही पे करो, जिससे लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास प्रूफ रहेगा कि आपने इनको इतना पेमेंट दिया है। अगर आप फिजिकल कैश में पेमेंट करोगे तो आई गेस कि चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए बाद में चीज़ों को प्रूव कर पाना, ठीक है ना? तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। हमेशा जब भी पेमेंट करो बिज़नेस की, वो
ऑनलाइन ही करो, ठीक है ना। चलिए, ये एग्रीमेंट बना था 1 नवंबर से, इतना यहाँ पर डेट लिख देना है और कितने महीने का, मैंने 11 महीने का बनवाया था तो 11 महीने का हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाती है किराएदार की शर्तें, मतलब जो जिस जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर वो मेरे को रेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे पहले उस जगह का जो ये जहाँ पे जो लोकेशन है जो आप रेंट पे ले रहे हो वो वाली लोकेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर सबका नाम वाम लिखा होता है, यहाँ पर सिग्नेचर होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अच्छा एक बात और देख लो, यहाँ पर ये पता है ये रेंटल एग्रीमेंट जो है ना, ये मैंने खुद से लिखा है। मैं वकील साहब से मिलने के लिए गया था तो मैं सोचा बनवा लेता हूँ, तो वो थोड़ा बिजी थे तो मैंने कहा कि चलो यार वकील साहब तो बिजी हैं तो मैं एक काम करता हूँ तो मैं ही लिख देता हूँ। तो ये देखो पूरा मेरी हैंड राइटिंग है, आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगी है, ठीक है ना। वैसे मेरे को मात्रा थोड़ी दिक्कत होती है ज़्यादा लिखने में, मात्रा मेरा बहुत गड़बड़ होता है, बट मैंने यहाँ पर बहुत केयरफुली लिखा है इसको, ठीक है ना। अच्छा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सकते हो, ठीक है ना। आप ये लिखने के लिए सपोज़ आपने रेंट एग्रीमेंट बनाना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे यहाँ पे, तो आपको लिखने के लिए काम आ जाएगा कि हाँ मैं ऐसे रेंट एग्रीमेंट लिखूंगा। इसमें एक दो एरर्स हैं जो बाद में मैं बता दूंगा लास्ट में, वो एरर क्या है आपको ध्यान में रखना है वो चीज़ें, है ना। तो यहाँ से आपने समझ लिया कि ये किराया अनुबंध क्या होता है, यहाँ से उसका डेटा कैसे एंटर करना होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, बॉडी अब नीचे लिखने जा रहे हैं जो कंडीशन है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो लिखा है जिसमें प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार को मासिक किराया 1000 रुपया प्रतिमाह दर से इतना तारीख को प्राप्त लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिख दी कि भैया इतने तारीख को मैंने पहला किराया दे भी दिया है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है। अब इसके बाद से जो है कि अब आगे या फिर आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो इस वाले में, जैसे जो मैंने अभी बताया है इस वाले में, एक सेकंड, इस वाले में आप ये भी लिख सकते हो इतने तारीख से किराया ऑन हो रहा है, ठीक है ना। कह रहे हैं ये किराएदार की हर माह की तारीख 1 से प्रारंभ होकर के माह के अंतिम तारीख पर समाप्त होगा। अब ये किराया कब से शुरू होकर के कब तक समाप्त होगा, तो मैंने देखो 1 तारीख से शुरू करके महीने की अंतिम तारीख जैसे 28 तारीख है या 30 तारीख है या 31 तारीख है तब किराया अंत होगा, मतलब पूरा महीना टू महीना, ठीक है ना। हाँ, कह रहे हैं यदि यह कि किराया अग्रिम अदा किया जाएगा और किराया धनराशि माह 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार को रसीद हासिल करेगा, बिना किसी रसीद के अदा नहीं माना जाएगा। देखो अब नोट करो इस बात को, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्रथम पक्षकार है वो द्वितीय पक्षकार को क्या करेगा, 1 माह से 1 तारीख से, लिखो अपने पास टाइमिंग रखो, अपने पास स्पेस रखो, 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में मुझे मकान मालिक को किराया देना है और किराया देने के बाद उससे क्या प्राप्त करनी है, रसीद प्राप्त करनी है। अगर बिना रसीद के ये क्या होगा, ये किराया अदा नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करो, जब भी आप अपने बिजनेस की पेमेंट कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई भी पेमेंट हो ऑनलाइन करो। तीसरी केस पढ़ो आप, यहाँ पे तीसरी लाइन पढ़ो, ठीक है ना। थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ मैं, लेकिन देखो ये लंबा चलना ही चाहिए क्योंकि देखो ये इतना डेप्थ में कोई नहीं बताता, आपको दिखा देंगे कि हाँ ये सिंपल है ये चीज़ लिखो, लेकिन इतना अच्छे से कोई आपको नहीं समझाएगा जो आपको रेंट एग्रीमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं एक एडवोकेट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत करीब से जानता हूँ इन सारी प्रोसेसों को, क्योंकि मैं अभी तक भले आई एम रनिंग एट 22, बट मैंने लगभग 150 दफ़ा मैंने कोर्ट के चक्कर काटे हैं और मैं गया हूँ, मैं बहुत दफ़ा जाता हूँ, महीने में कम से कम 3 बार 4 बार तो मैं जाता ही हूँ, ठीक है ना। और मुझे अच्छा लगता है इसलिए भी जाता हूँ और कई सारे केसेस भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। मार मरोझा वाले नहीं हैं बट काम वाले हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी इशूज़ हैं, कुछ बाई खरीदने हैं, कुछ मतलब अलग अलग तरीके की एस्पिरेशंस होती हैं लोगों की, मेरी भी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पे, तो प्रथम पक्षकार यहाँ पे कह रहे हैं प्रथम पक्षकार द्वारा 2 माह तक के किराया अदा न करने पर स्थिति में किराएदारी समाप्त हो जाएगी। ये एग्रीमेंट देखो टूटने का क्लॉज है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर 2 महीने तक आपने किराया नहीं दिया तो ये एग्रीमेंट तोड़ा जा सकता है, लेकिन नोट करना इस बात को, अगर मान लो कि 2 महीने आपने 1 महीना किराया नहीं दिया, दूसरे महीने का किराया नहीं दिया, तीसरे महीने आपने किराया पे कर दिया है, चौथे महीने आपने किराया पे कर दिया है, लेकिन अगर 5वें महीने किराएदार ये कह के आपको निकालने लग जाए कि नहीं आपने 2 महीने का किराया नहीं दिया, रेंट एग्रीमेंट टूट गया, तो नहीं हो सकता ऐसा। उसको तीसरे महीने ही बोलना पड़ेगा कि आपने उसको ऐसा नहीं किया है, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा कोई बोलता है तो ये चीज़ भी आप उसको बोल सकते हो, बट ये इतना ठीक है, ज़्यादा इतना एग्जैजरेट मत करो, निगेटिव लगने लग जाएगा, ठीक है ना। चौथी बात यहाँ पे आए कि प्रथम पक्षकार द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे मकान की क्षति हो, ठीक है ना। मतलब आप ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे मकान को नुकसान होगा, ये बात भी आप लिख रहे हो कि हाँ भैया मैं सहमत हूँ। बिजली पानी और एक चीज़ और है, मकान को कोई नुकसान नहीं होगा, बिजली पानी का भुगतान किराया के अतिरिक्त करना होगा, मतलब जो जो आप ले रहे हो प्रॉपर्टी को, तो ये बिजली और पानी अलग से देना होगा, रेंट तो देना ही होगा लेकिन उसका ये जो बिजली और पानी का बिल है वो आपको अलग से देना होगा। ये चीज़ देखो नोटिस है, नोट किया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो
अब कह रहे हैं मकान की साफ़ सफाई, मकान यहाँ पे तो को मेरे से गलती हो गई थी। मकान की साफ़ सफाई, रंगाई पुताई आदि की जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार की होगी। यानी प्रथम पक्षकार यानी मेरी जिम्मेदारी होगी, मतलब मैं प्रॉपर्टी को ले रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि ये द्वितीय पक्षकार की होगी। तो पहली गलती देखो मेरी यहीं पर है इसमें, ठीक है ना। हालांकि इसको किसी ने नोटिस नहीं किया और सब लोग सही बताएंगे, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें मैंने गलत लिखी है। इसका मतलब उसको मेंटेन कराना, रंग पेंट करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो फिर नुकसान ही है ना। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर आप हमेशा क्या लिखोगे, द्वितीय पक्षकार। नोट कर लेना इस बात को, अपना जब लिखोगे ऐसा नहीं कि कॉपी कर दो यही वाला, ठीक है ना। बाकी आप सारा कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रथम की जगह द्वितीय लिखना, मतलब जो सामने वाला हो लैंडलॉर्ड है उसकी उसको करना होगा ये रंग पेंट का काम, मैं नहीं करने वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं यह अनुबंध पत्र 11 माह की समय पूरी होने के बाद नया अनुबंध पत्र बनाया जाएगा, जिसमें मकान के किराएदार के 3% दर की वृद्धि। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 11 महीने की है। ये जो अभी रेंटल एग्रीमेंट है वो 11 महीने का है। जब 11 महीने ख़त्म हो जाएंगे तो नया अनुबंध बनाया जाएगा, जिसमें किराया 3% इंक्रीज़ किया जाएगा। ये भी बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है ना। अब ये 3 से कितना भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है 1 साल बाद आप कितना करा रहे हो, ठीक है। मैंने 3% लगा लिया, थोड़ा इज्जत पानी बचा रहे, ठीक है ना। उसको भी थोड़ा ठीक ठाक लगे, एप्रिसिएशन भी तो बढ़ ही जाता है 5% 7%। अभी देखो 5.3% के रेट से बढ़ रहा है महंगाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अतः उपरोक्त अनुसार पढ़कर समझने और प्रथम के उक्त मकान की कब्जा देखने के किराएदार ने मकान मालिक से प्राप्त किया, मतलब मैंने देख ताक लिया, सब कुछ कर लिया और उसके बाद मैंने उस मकान को प्राप्त कर लिया है। दोनों पक्षकारों के बिना किसी जोर जबरदस्ती व दबाव और स्वस्थ मानसिकता के अवस्था में रहकर उक्त ये अनुबंध प्राप्त हस्ताक्षर किए हैं। मतलब ये बोलते हैं ना होशो हवास में हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो होशो हवास में ये हस्ताक्षर कर रहे हैं, और ताकि प्रमाण और समय काम आए, और ये जो बन रहा है वो आपके फ्यूचर में काम आए, एक प्रमाण के तौर पे आपको प्राप्त हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे काम की बात हो रही थी। बाकी आगे जो है कि यहाँ पर आपका क्या होता है, फिर से वह प्रथम पक्षकार जो होते हैं यहाँ पर आप देखो एक सेकेंड, तो यहाँ पर आपने देख रहे हो यहाँ यस वाली जगह पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका प्रथम पक्षकार होता है और उसके बाद नीचे उसका द्वितीय पक्षकार होते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पोस्ट सेक्शन होता है यहाँ पर उसका सिग्नेचर, यहाँ प्रथम पक्षकार मतलब मेरी सिग्नेचर हो जाएगी, और यहाँ पर ये वाला जो पोजीशन है वो सेकंड पक्षकार की हो जाएगी, और ये एडवोकेट की सिग्नेचर होती है यहाँ पर, समझ गए ना आप। हाँ, तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये पीछे जो है कि वो नोटरी का काम होता है, यहाँ पर आपका ये आपके कोर्ट की वो नोटरी वालों की वो हो जाती है सिग्नेचर, और यहाँ पर और ये वो स्टाम्प का अपना कुछ करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर फाइनल एक और सिग्नेचर होती है जो कि आपके लैंडलॉर्ड और आपके बीच में होती है। यहाँ पर आपकी सिग्नेचर हो जाएगी या यहाँ पर आपके लैंडलॉर्ड की सिग्नेचर हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर मैंने नीचे अपना किया, ऊपर उनका दिया हुआ है, ठीक है ना। दो सिग्नेचर करनी होगी, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगी। तो ये फाइनल हमारा आउटपुट रहा था किसका, रेंटल एग्रीमेंट का, ठीक है ना। नोट करना इस बात को, ये बातें मैंने बताई थी आपको, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से कह दे रहा हूँ, यहाँ प्रथम नहीं द्वितीय लिखोगे, हमेशा याद रखना। बाकी और भी इसमें कोई भी एरर नहीं है अभी तक, मैंने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है। बाकी आप और कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में डालना चाहो तो डाल सकते हो, जैसे मैंने बताया ना कि अगर किराएदार चाहे तो वो आपको नहीं निकाल सकता जब तक रेंट एग्रीमेंट है। अगर उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर में ही अगर किराएदार चाहे तो छोड़ के जा सकता है, वो बाध्य नहीं है इसके लिए। तो ये चीज़ें भी आप चाहो तो एक पॉइंट में आप लिख सकते हो। कितना पॉइंट मैंने लिया, 6 पॉइंट मैंने लिया, आप 6 7 8 9 10 जितना पन्ना आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का ये रेंटल एग्रीमेंट का पूरा वीडियो। इसी वीडियो को आप इसको आप कई जगहों पर यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी जगहों पर, जैसे जीएसटी लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हो और एक प्रूफ के तौर पे भी रख सकते हो। ये 2 काम में आ सकता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। ओके, आई गेस कि मैंने कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करी हुई है आपके लिए, या फिर आप दूसरे के लिए भी, या अगर रेंटल एग्रीमेंट किसी के साथ बन रहा है तो वहाँ पर आप देख सकते हो ये, ठीक है ना। ओके गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और ये इसी तरीके सीरीज बनती जा रही है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि जीएसटी कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। देखो मैंने पिछली वीडियो जो डाली थी वो उस पर मैंने डाला था कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आज मैंने डाला है कि ये आपका जो रेंटल एग्रीमेंट होता है वो कैसा होता है। आगे मैं और इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको डालूंगा। देखो इन डेप्थ जाता हूँ मैं, इन डेप्थ एकदम बिना सोचे समझे लाल लपेट की बात करता हूँ, सीधे मुद्दे की बात होती है दोस्तों इस वीडियो में, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 15